वेलकम टू कैरियर फोकस उधमपुर गाइस। तो जैसे कि हमने स्टार्ट की है सीरीज़ अपनी, जहाँ पे हम जीएस के सब्जेक्ट्स जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके आते हैं, वो हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी में हम आगे बढ़ते हुए आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी का। यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 to 2 क्वेश्चंस मिनिमम आते ही आते हैं। और जो हमारा मेन फोकस इस टाइम पे जीकेएस का प्रीलिमिनरी एग्जाम है, जो कि 31 जुलाई को होना है, वहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से आप 3-4 क्वेश्चंस पूरे इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे, यहाँ से 1 और 2 क्वेश्चंस बहुत ईजीली बनते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, जो कि डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स दिलवाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि जो एयर है, इसकी हम मूवमेंट जो भी एयर की होती है, उसको डिफरेंट नाम दिए गए हैं। अगर एयर हॉरिजॉन्टली मूव करेगी तो हम उसको विंड बोलेंगे, और अगर वो वर्टिकली मूव करेगी उसको हम करंट बोलेंगे। यानी कि विंड की डेफिनेशन हुई, द मूवमेंट ऑफ एयर नियर द अर्थ सरफेस हॉरिजॉन्टली इज कॉल्ड विंड। हम जो भी हम फिनोमिना हमारे अर्थ पे सरफेस पे देखते हैं, उसका जो मेजर रीज़न है, फर्स्ट तो है टेम्परेचर। एंड जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसकी वजह से जो विंड फ्लो करती है, उसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है हमारे पूरे सरफेस पे, उसकी वजह से हमें डिफरेंट वेदर फिनोमिनास देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेन एंड स्नोफॉल्स, साइक्लोन्स एंड एटसेट्रा। इसी को हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखेंगे कि जो विंड है हमारी, उस पर 3 फोर्सेस एक्ट करती हैं। वो 3 फोर्सेस कौन कौन सी हैं? 3 फोर्सेस हैं। नंबर 1 इज प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स। फर्स्ट, प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स, PGF शॉर्ट में। प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स होती है जो कि इनिशियली विंड को मूव करवाती है। प्रेशर ग्रेडिएंट का मतलब हुआ जो प्रेशर के डिफरेंस के वजह से विंड का मूवमेंट होता है। एंड विंड का मूवमेंट ही तब होगा जब यहाँ पे प्रेशर का ग्रेडिएंट होगा, जब प्रेशर का डिफरेंस होगा। अगर दोनों जगह पे, लेट्स से प्लेस ए एंड प्लेस बी, दोनों पे अगर सेम प्रेशर है, तो वहां पे विंड का मूवमेंट कभी नहीं होगा। तो अगर प्लेस ए पर हाई प्रेशर है एंड प्लेस बी पे लो प्रेशर है, तब यहां से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारी विंड मूव करेगी। एंड इसका ग्रेडियंट का मतलब हुआ कि जो स्पीड होती है वो किस स्पीड से जाएगी, वो उसके ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे प्रेशर हाई है तो कितना हाई है, यहाँ पर लो है तो कितना लो है। Let's say this is an high pressure area and this is an low pressure area. ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ ये हमने ग्रेडियंट को शो किया है, और इनके बीच का जो कम डिस्टेंस है, ये शो करता है कि जो ग्रेडियंट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से जो विंड की स्पीड होगी वो भी ज़्यादा होगी। और सिमिलरली अगर हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर के बीच में डिफरेंस कम होगा, ग्रेडियंट कम होगा, तो वो ऐसा दिखेगा। तो विंड की मूवमेंट भी जो होगी वो स्लो होगी, वो धीरे चलेगी। सेकंड जो हमारी फोर्स होती है, उसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स।
कोरियोलिस फोर्स। ये एक्चुअल में कोई फोर्स है नहीं, ये जो हमारा अर्थ का रोटेशन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी अर्थ स्पिन करती है। उसकी वजह से हम अगर स्ट्रेट भी जाएंगे तो हमेशा डिफ्लेक्शन होगा। तो ये फोर्स उसी को बताती है। कभी भी आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे सीधा जाएंगे, अर्थ के रोटेट होने की वजह से आप डिफ्लेक्ट कर जाएंगे टुवर्ड्स द राइट। एंड इसके लिए एक लॉ बनाया गया है जो कहता है आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहीं भी मूव करेंगे तो कोरियोलिस फोर्स हमेशा आपको राइट साइड डिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप ऊपर से पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तब भी राइट साइड जाएंगे। एंड सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में ये डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, यानी कि आप ऐसे अगर आप स्ट्रेट जाना चाहते हैं कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट की तरफ जाएगी एंड इसमें ऐसे जाएगी लेफ्ट की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स का एक फैक्टर है विंड का। इसी से हम डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं कभी भी फ्रॉम प्लेस ए टू बी जाते हैं वो कभी भी सीधा नहीं जाते, वो हमेशा पैराबोलिक या सर्कुलर सेमी सर्कुलर आप इसको बोल सकते हैं डायरेक्शन में हमेशा जाते हैं, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जबकि हमें फिजिक्स 2 डायमेंशंस में पढ़ाते हैं कि स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट ऐसा नहीं है क्योंकि वो हम स्फीयर पे मूव कर रहे हैं एंड कोरियोलिस फोर्स भी लग रही है, इसलिए वो ऐसे हमेशा जाता है। थर्ड जो हमारी फोर्स आएगी वो होती है फ्रिक्शनल फोर्स। हमारे अर्थ पे जो भी पहाड़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, रॉक स्ट्रक्चर्स हैं, हिल्स हैं, जब भी विंड मूव करेगी वो उनको रेजिस्ट करेंगे, उसके बीच में रेजिस्टेंस लाएंगे। उसके वजह से विंड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो उसको फोर्स लगेगी उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो ये तीनों फोर्सेस एक्ट होती हैं हमारे विंड सिस्टम पे। अब जब विंड मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो या तो वो कन्वर्ज होगी, या तो एक जगह पे अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस से आके विंड कन्वर्ज होगी, या फिर वो एक जगह से डाइवर्ज होगी। दिस इज अ प्लेस, यहाँ पे डिफरेंट विंड्स आके लेफ्ट से कन्वर्ज होगी। तो ये जो बनेगा ये हमारा लो प्रेशर जोन बनेगा। जो कन्वर्जिंग जोन होते हैं उसको लो प्रेशर जोन बोलते हैं। एंड यहाँ से फिर ये राइज कर जाएगी एंड सिमिलरली जब हाई प्रेशर जोन से विंड जो है डाइवर्ज करेंगी। अब यहाँ पे जो वैक्यूम में क्रिएट हो गया विंड के डाइवर्ज करने की वजह से, एयर का जो वैक्यूम में क्रिएट हो गया, इसको यहाँ से ऊपर से आके फिल इन करेंगे। जो हमारे अपर एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है, जो विंड है, वो इस वैक्यूम को कंप्लीट करेंगे। और ऐसे ही जो हमारे अर्थ पे जो भी सिस्टम्स होते हैं, अगर यहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ पे हाई प्रेशर है तो अपर एटमॉस्फेयर पे यहाँ पे लो प्रेशर होगा। एंड सिमिलरली अगर सरफेस पे यहाँ पे लो प्रेशर है तो अपर एटमॉस्फेयर में यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। यही जो सिस्टम्स हैं इन्हीं को हम अभी पूरे अपने अर्थ के सरफेस के लिए पढ़ेंगे, जिसकी वजह से पूरे अर्थ पे टेम्परेचर का बैलेंस होता है और पूरा विंड सिस्टम जो पूरे सरफेस में हमारे चल रहा है वो हम पढ़ेंगे।
जो प्लैनेटरी विंड्स अब हम पढ़ेंगे, प्लैनेटरी विंड्स का मतलब हुआ जो हमारे प्लैनेट पे चल रही है, जो एक पूरा प्लैनेट का सिस्टम है। इसमें सबसे पहले हेडली नाम के एक व्यक्ति आए जिन्होंने 1735 में एक मॉडल दिया। उस मॉडल को देखते टाइम उन्होंने दो बहुत बड़े एजम्पशंस दिए। फर्स्ट एजम्पशन वाज दैट कि अर्थ जो है इट्स अ नॉन रोटेटिंग बॉडी, नॉन रोटेटिंग। आप देख सकते हैं कि यहीं पे उनका जो सबसे मेन एजम्पशन है वो कितना रॉन्ग है कि अर्थ को उन्होंने नॉन रोटेटिंग माना। सेकंड जो उनका एजम्पशन था कि जो भी मूवमेंट हो रही है, जो भी टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन या विंड मूवमेंट हो रही है, उसके पीछे जो मेन रीजन है वो है कन्वेक्शनल करंट्स। कन्वेक्शनल करंट्स, कन्वेक्शनल करंट एंड कन्वेक्शनल करंट्स मैंने अभी आपको बताया होता है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर। उन्होंने जो हमें मॉडल दिया वो कुछ इस तरह था। अगर मैं इसको अर्थ मान लूं, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री पे, दिस इज आवर नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। उन्होंने जो मॉडल दिया, उन्होंने ये बताया कि इक्वेटर पे हमेशा जो है सन की डायरेक्ट सन रेज आती हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। तो जब यहाँ पे एयर जो है वो गर्म हो जाएगी, तो आपको पता है कि जो हॉट एयर होती है वो हमेशा राइज करती है। तो यहाँ से एयर अपर एटमॉस्फेयर यहाँ से एयर सरफेस से अपर एटमॉस्फेयर में राइज करेंगे, यहाँ से एयर राइज करेंगे। दिस इज नॉट विंड, दिस इज कन्वेक्शनल करंट, जैसा कि उन्होंने हेडली ने एज्यूम किया था। अब ये जो मूवमेंट है, यहाँ पे जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स हैं वो एकदम ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे सन जो है डायरेक्ट कभी 6 मंथ्स के लिए डायरेक्टली नहीं होता, एंड जो नेक्स्ट 6 मंथ्स होते हैं वहाँ पे भी सिर्फ 2 to 3 मंथ्स डायरेक्ट उसकी सनलाइट होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होंगे वो एकदम कोल्ड होंगे, माइनस में होंगे। उसके वजह से यहाँ से जो विंड्स हैं वो यहाँ से चलेंगी, ये यहाँ से राइज की, ये नॉर्थ पोल में जाके ठंडी हो जाएगी एंड सरफेस पे आ जाएंगी, और फिर ये ठंडी हवाएं वापस इक्वेटर की तरफ आ जाएंगी। और सिमिलरली ये प्रोसेस यहाँ भी होगा साउथ पोल पे। अब ये जो इन्होंने मॉडल बनाया ये एकदम इतना सिंपल है, और इसमें जो उनके अजम्पशंस थे वो बिल्कुल रॉन्ग थे। बट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट अगर रेफरेंस यहाँ से स्टार्ट किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा मॉडल था। इसमें इनकी सबसे बड़ी जो मिस्टेक फर्स्ट कि अर्थ का उन्होंने रोटेशन नहीं लिया, सेकंड कि ये इतना सिंपल मॉडल है कि उन्होंने बाकी जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस हो रहे हैं या जो भी अदर वेदर पैटर्न्स हैं हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में, उनको उन्होंने सबको निगलेक्ट कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट 1800 में न्यू ज्योग्राफर जो आए विलियम फैरल, उन्होंने जो मॉडल दिया उसमें उन्होंने 3 अजम्पशंस दिए। उनका सबसे पहला अजम्पशन ये था अर्थ इज रोटेटिंग, जो कि हेडली मॉडल में मिसिंग था, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड उन्होंने माना अर्थ हैज यूनिफॉर्म
हैज यूनिफॉर्मिटी, यानी कि जो सरफेस है वहां पे या तो सिर्फ लैंड है या सिर्फ वाटर है, ओनली लैंड और वाटर। ये उन्होंने इसीलिए माना ताकि जो एक बेसिक मॉडल है उसको सिंप्लीफाई करके एक बार दिया जा सके, एंड जो बाद के नुआंसेस हैं, जो बाद की कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, उसको हम अलग अलग डिफरेंट वेज में स्टडी कर पाए। एंड जो थर्ड उन्होंने अजम्पशन दिया था वो ये था कि सन है ओवरहेड एट इक्वेटर। आप जानते हैं कि पूरे साल में जो सन है वो अपनी अपरेंट मूवमेंट करता रहता है दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। बट उन्होंने माना कि सन जो है वो अभी इक्वेटर पे एकदम ओवरहेड ऑफ इक्वेटर है, यानी कि इक्विनॉक्स। उनके ये तीन बेसिक अजम्पशन से उन्होंने जो मॉडल दिया, जैसा कि हेडली मॉडल में उन्होंने बताया कि जो मूवमेंट है विंड की वो में बेसिकली हो रही है कंडक्शनल करंट की वजह से, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, जो दो प्रेशर बेड्स जैसे उसमें बने थे कि लो प्रेशर बेड एट इक्वेटर एंड हाई प्रेशर बेड एट पोल्स, इन्होंने बोला कि दो जो हैं प्रेशर बेड्स हैं वो थर्मली इंड्यूस्ड है। थर्मली इंड्यूस का मतलब वो टेम्परेचर की वजह से क्रिएट हुई है। वहाँ पे टेम्परेचर इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा है, सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही है, इसीलिए वहाँ पे थर्मली लो प्रेशर क्रिएट हुआ है। एंड सिमिलरली एट पोल्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड है, टेम्परेचर कोल्ड है, एंड वहाँ पे इसीलिए हाई प्रेशर सिस्टम वहाँ पे क्रिएट हो गया है दोनों पोल्स पे, नॉर्थ एंड साउथ पोल। एंड जो दो इन्होंने और प्रेशर बेड्स बताई, टू प्रेशर बेड्स डायनामिकली इंड्यूस्ड। डायनामिकली इंड्यूस्ड का मतलब है कि जब ये थर्मली दोनों प्रेशर बेड्स बन गई, ये उनके वजह से बनी है, इनका खुद में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर हमारी थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेड्स नहीं होंगी तो ये भी नहीं होंगी, इनका खुद का ओरिजिन इन पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने फिर मॉडल दिया वो कुछ इस तरह था। ये आ गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, जहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेड, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंड यहाँ पे दिस इज नॉट पोलर हाई प्रेशर बेड। ये दोनों तो हो गई हमारी थर्मल कंडीशन। जो दो और उन्होंने प्रेशर बेड बताए, दिस एंड दिस, ये 30 डिग्री से, सिमिलरली यहाँ पे
सदर्न हेमिस्फीयर में भी 30 डिग्री and this at 60 degrees. South pole, इसका नाम है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसका नाम है लो प्रेशर टेम्परेट लो प्रेशर। अब ये देखिए कि जो हेडली मॉडल से कितना ज़्यादा इन्होंने उसको मॉडिफाई कर दिया। वहाँ पे सिर्फ 2 प्रेशर बेल्ट्स बन रही थी, एक इक्वेटर पे लो प्रेशर बेल्ट, पोल्स पे हाई प्रेशर बेल्ट। बट इन्होंने बताया कि 2 डायनेमिक लीकिंग इंड्यूस हो रहे हैं। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी? जो विंड की हमारी मूवमेंट है, जो सरफेस पे और जो अपर एटमॉस्फेयर में होगी, वो कैसे होगी, वो हम देखते हैं अभी आगे। अब ये लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे बहुत सारा हीटिंग है एंड वार्म एयर राइजेस, जो गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी यहाँ से। अभी हम इसको सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर के लिए करेंगे, बट वो सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर के लिए भी वो वैसे सा ही बनेगा। हवा यहाँ जाएगी। दिस इज ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, दिस इज टेम्परेट लो प्रेशर। एयर विल गो दिस वे, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे जब यहाँ से गर्म हवा जाएगी वो दोनों जगह डाइवर्ज होगी, नदर्न हेमिस्फीयर में भी एंड सदर्न हेमिस्फीयर में भी। जब वो यहाँ जाएगी, यहाँ पहुँचेगी एट 30 डिग्रीज लैटिट्यूड, तो वो ठंडी होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ठंडी होकर वो जब यहाँ पहुँचेगी 30 डिग्री पे, तो वो सिंक कर जाएगी, यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर बनाएगी। एंड दिस हाई प्रेशर विल देन वो इधर भी जाएगा एंड वो इधर भी आएगा। और जो पोल्स हैं हाई प्रेशर, यहाँ पे लोग जो पोल्स पे हाई प्रेशर है हमारा, विंड्स यहाँ पे इक्वेटर की तरफ आना शुरू होंगी। बट वो ठंडी विंड जब तक यहाँ पे आएंगी टेम्परेचर लो प्रेशर बेल्ट पे नियर, यानी कि 60 डिग्री लैटिट्यूड पे, वो गर्म हो जाएगी एंड गर्म हवा अगेन इट विल राइज। और जब गर्म हवा वापस ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगी, वो वापस ठंडा होना शुरू होगी, तो यहाँ से यहाँ पर तो ये इस टाइप के 3 सेल्स बनेंगे फेरल मॉडल में। जो हेडली मॉडल था उसमें देखा आपने सिर्फ एक सिंगल सेल बना था, यहाँ पे 3 सेल्स बनेंगे। इनके तीनों सेल्स पे डिफरेंट नेम किए हैं, क्योंकि ये जो सेल है ये बिल्कुल हेडली सेल से मैच होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया हेडली सेल। ये जो है क्योंकि ये पोल्स के बीच में है, पोल से इसमें जो मेन रोल है पोल्स की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया पोलर सेल। एंड दिस जो बीच में दोनों डायनामिकली इंड्यूस जो हमारी प्रेशर बेल्ट्स थी, जिसका मेन रोल यहाँ पे है, जहाँ जिसकी वजह से ये सेल बना एंड जिसकी ये थ्योरी थी विलियम फेरल, उनको फेरल सेल कहा गया। एंड सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसा ही होगा।
अब जो पैरेलल में 3 अजम्पशंस मैंने आपको स्टार्ट मॉडल के स्टार्ट होने में पढ़ाए। 3 अजम्पशंस में पहला था कि अर्थ रोटेट हो रही है, वो तो ठीक है, अर्थ रोटेट हो रही है, हमें सबको पता है। सेकंड जो उनका था पॉइंट, वो ये था कि जो अर्थ है वो यूनिफॉर्म है, या तो सिर्फ लैंड है या फिर सिर्फ वाटर है। बट वी ऑल नो कि ऐसा नहीं है। नदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा लैंड मास है, लेकिन बीच में हमारे ओशंस भी हैं, पैसिफिक, अटलांटिक। एंड जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लैंड मास कम है, एंड वाटर बॉडीज, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, पैसिफिक, वो बहुत ज़्यादा है। इंस्टेड ऑफ दिस बेल्ट्स, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर है वो एकदम यूनिफॉर्म नहीं है, इसीलिए इंस्टेड ऑफ दिस बेल्ट्स यहाँ पे प्रेशर सेल्स बनते हैं। दिस इज अवर अर्थ। तो यहाँ पे इस टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट नहीं बनेगी, यहाँ पे सेल्स बन जाएंगे, somewhat like this, like this, like this। क्योंकि लैंड एंड वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं है। जो लैंड एंड वाटर की हीटिंग होती है वो डिफरेंट रेट्स पे होती है, और जो उनकी कूलिंग होती है वो भी डिफरेंट रेट्स पे होती है, इसीलिए बेल्ट की जगह सेल्स बनते हैं। एंड थर्ड उनका अजम्पशन था कि जो सन है वो इक्वेटर पे है, लेकिन जब सन की अपरेंट मूवमेंट होती है, जब अर्थ रोटेट कर रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो सन की हमें लगता है कि अपरेंट मूवमेंट हो रही है बिटवीन द ट्रॉपिक्स। उसके वजह से जब सन नदर्न ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचता है, तो ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं ये भी नदर्न हेमिस्फीयर में माइग्रेट हो जाती हैं, मूव कर जाती हैं। 5 to 10 डिग्रीज का नॉर्मल ऊपर चली जाएंगी, मूवमेंट होगा। एंड सिमिलरली जब सदर्न ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास पहुंचता है सन, तो जो हमारी प्रेशर बेल्ट्स हैं वो भी नीचे आ जाएंगे। यूजुअली मैंने बताया 5 to 10 डिग्रीज होता है, बट क्योंकि यहाँ पे हमारा, जहाँ पे स्पेशली इंडिया है, वहाँ पे लैंड मास एंड वाटर का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो अप टू 20 डिग्रीज भी ऊपर तक चली जाती है। इन प्रेशर बेल्ट्स की वजह से विंड सिस्टम भी हमारा क्रिएट होता है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, ये हमने देखा कि कैसे विंड जो है वो पोल एंड इक्वेटर के बीच में मूवमेंट कर रही है, हमारी जो एनर्जी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। क्योंकि जो इक्वेटर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटिंग है, तो उस गर्म हवा को पूरी ग्लोब पे, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो मूवमेंट है। एंड सिमिलरली जो पोल्स हैं हमारे, वहाँ पे इतनी ठंड है, इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सरफेस पे जो विंड्स चलेंगी वो कुछ इस तरह होंगी। दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई, दिस इज टेम्परेट लो, एंड दिस इज हाई पोलर नॉर्थ पोल। थर्टी डिग्री साउथ, 30 डिग्रीज नॉर्थ, 30 डिग्रीज नॉर्थ, 30 डिग्रीज साउथ। मैंने आपको बताया कि ये हमारा हाई प्रेशर है, दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूव करती है लाइक दिस। बट स्टार्टिंग में ही मैंने आपको 3 फोर्सेस बताई। उसमें जो सेकंड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स जो बताई थी वो थी कोरियोलिस फोर्स। उसमें मैंने बताया कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जो भी फ्रीली बॉडी होगी वो डिफ्लेक्ट करती है, एंड नदर्न हेमिस्फीयर में वो राइट साइड पे करेगी। तो इसका मूवमेंट सीधा होने की जगह राइट साइड पे। सिमिलरली
और यहाँ से अगर हम इसको करें हाई टू लो की जगह लेफ्ट साइड पे, अब हम इस सेल पे देखेंगे जो हमारा पैरेलल सेल बना, ये हमारा हाई प्रेशर है, दिस इज लो प्रेशर, विंड का मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो, कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट साइड डिफ्लेक्शन होगा, सिमिलरली हियर आल्सो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन होगा, अब हम पोल्स से अगर देखें, पोल्स इज हाई प्रेशर एंड दिस इज लो प्रेशर, विंड का मूवमेंट लेफ्ट साइड, this is high pressure, this is low pressure, wind का movement right side, ये हमारा प्लैनेटरी विंड्स का जो मॉडल है, एक सिंपल फैरल मॉडल से हम जो डिराइव कर रहे हैं ये वो, ये जो विंड्स हैं टॉपिक्स ऑलमोस्ट टॉपिक्स के बीच में जो है इनको हम बोलते हैं विंड्स। ये मोस्ट कांस्टेंट और जो स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स हैं हमारे प्लैनेट पे, ये ट्रेड विंड्स हैं। एंड इनका नाम ट्रेड विंड्स इसीलिए पड़ा है क्योंकि जो पहले के टाइम से यहाँ पे जो ट्रेड है वो इन्हीं विंड्स की वजह से मोस्टली पॉसिबल था, क्योंकि यही जो सी फेरर्स थे उस टाइम के उनको यही डायरेक्ट करते थे, यही उनको लेकर जाते थे अपनी डेस्टिनेशंस तक। जो हमारी ये हैं पैरेलल सेल में, इनको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। वेस्टर्ली इनको इसीलिए बोला गया क्योंकि ये वेस्ट साइड से ओरिजिनेट हुई है, इनका ओरिजिन ऑफ मूवमेंट वेस्ट, इसीलिए। एंड द लास्ट इज पोलर ईस्टर्लीज। ये सबसे बिगेस्ट विंड्स हैं हमारे पूरे प्लैनेट पे। अब जो यहाँ पे ये जो कन्वर्जन जोन बन रहा है, जहाँ पे दो ट्रेड विंड्स फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर आके कन्वर्ज हो रही हैं, इसको हम बोलते हैं ITCZ। इसका मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जो ट्रेड विंड्स हैं जहाँ पे आके कन्वर्ज हो रही हैं, इसको इस जोन को हम ITCZ बोलते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही जैसे बताया कि जब सन का अपरेंट मूवमेंट होता है तो ये प्रेशर बेल्ट्स मूव करती हैं। प्रेशर बेल्ट्स मूव करेगी तो ये जो कन्वर्जन जोन है ये भी मूव करेगा। तो ये कुछ इस तरह से बनता है। ये हमारा पूरा जो एरिया है इसको हम ITCZ होते हैं। हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि ये जो ITCZ है, इसका जो मूवमेंट हो रहा है, ये हमारे इंडियन मानसून पे कैसे इफेक्ट डालता है। इंडियन मानसून का वन ऑफ द रीजन ये है क्योंकि जब ये मूवमेंट होती है, इसकी सन की अपरेंट मूवमेंट ऊपर की साइड होती है तो हमारी प्रेशर बेल्ट्स ऊपर चली जाती हैं। ITCZ हमारे इंडियन मेन लैंड पे आ जाता है। उसके वजह से जो वहाँ पे एक्सेस हीटिंग होती है, वहाँ से हम विंड्स को अपनी तरफ वो खींच लेता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर।
ये जो हमारा एरिया होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो हमारी मोस्ट कांस्टेंट, मोस्ट पावरफुल, स्ट्रॉन्ग हमारी विंड्स हैं। बट जब ये यहाँ पे आके कन्वर्ज होती हैं, यहाँ पे आके ये शांत हो जाती है। यहाँ पे इनको बोला जाता है डोल्ड्रम्स। जहाँ पे हमारा ITCZ बन रहा है वहाँ पे आके ये शांत हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डोल्ड्रम्स। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट इसमें होता है 30 डिग्री के पास, जहाँ पे हमारी विंड्स डाइवर्ज करेंगे। यहाँ पे जो ये लैटिट्यूड्स हैं इनको बोला जाता है हॉर्स लैटिट्यूड्स। यहाँ हॉर्स लैटिट्यूड्स पे भी हवाएं जो हैं एकदम शांत हो जाती हैं, और जो पहले के टाइम शिप्स होती थी जो बिना मोटर के चलती थी, बिना हवा के उनको सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। उस टाइम के लोग क्या करते थे, जो उनके घोड़े होते थे, हॉर्सेस होते थे, उनको पानी में फेंक देते थे। वहां से इसका नाम निकला है हॉर्स लैटिट्यूड्स। इसके अगर हम ऊपर जाएंगे 30 डिग्री से ऊपर एंड 40 डिग्री से ऊपर एंड 50 डिग्री, वहां पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में इसलिए क्योंकि यहाँ पे 40 डिग्री के बाद लैंड मास हमारा बहुत कम रह जाता है। समवेयर हियर यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका है, समवेयर यहाँ इसके थोड़े आगे तक अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एंड हियर वी हैव ऑस्ट्रेलिया एंड सम पैसिफिक आइलैंड्स। यहाँ पे बहुत सारा ओनली वाटर बॉडी है। यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं है, पूरा 90 डिग्री आर्कटिक तक हमारी लैंड मासेस हैं, आइलैंड्स हैं जहाँ पे लोग रह भी रहे हैं। बट यहाँ पे बहुत ओपन सी है, तो यहाँ पे जो हवाएं हैं वो बहुत तेज हो जाती हैं, यहाँ पे सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन यहाँ पे जो लैटिट्यूड्स हैं उनको नाम दिया गया है रोइंग 40s, फ्यूरियस 50s, एंड स्क्रीमिंग 60s। क्योंकि जो हवाओं की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, वहाँ पे सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आप लोगों का बेसिक प्लैनेटरी विंड्स का टॉपिक था। यहाँ से क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो यही है कि रोलिंग 40s, फ्यूरियस 50s, डोल्ड्रम्स का जो लैटिट्यूड है कहाँ पे है, किसको बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड्स कहाँ पे हैं, जो फेरल सर हमने बताया, ट्रेड विंड्स बताया, ITCZ बताया। यहाँ से हम किसी भी एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली हम JKAS एग्ज़ाम में यहाँ से अगर क्लाइमेटोलॉजी से कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं तो वो इसी मेन टॉपिक में से हैं। यहाँ से 1 और 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करेंगे। आप बच्चों से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले और हम और आपके लिए ऐसे लेक्चर्स ला सकें।